हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के बारे में। इसमें जो मेनली डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स, बैकग्राउंड ऑफ ब्रिक्स, फ्रॉम ब्रिक टू ब्रिक्स, न्यू फैक्ट्स अबाउट द ब्रिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स लीडर्स एंड मिनिस्टर्स, ब्रिक्स समिट्स एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक, साथ ही साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ब्रिक्स। ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज। कहने का तात्पर्य ब्रिक्स एक अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है। ब्रिक्स इज नॉट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नॉट इज एस्टेब्लिश अंडर एनी ट्रीटी। इट कैन कॉल एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म ऑफ 5 कंट्री। कहने का तात्पर्य ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही किसी संधि के द्वारा स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का आप इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई सरकारी संगठन नहीं है और ना ही किसी संधि के द्वारा स्थापित हुआ है। जैसा कि वर्ल्ड बैंक है, चाहे IMF है, चाहे आसियान है, इनका जो निर्माण एक विशेष संधि के द्वारा हुआ है, जबकि जो ब्रिक्स है इसका कोई विशेष संधि या किसी ट्रीटी के द्वारा नहीं हुआ है। आप इसे 5 देशों का एक आप इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ब्रिक्स इज द एक्रोनियम फॉर एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर एमर्जिंग नेशन इकोनॉमीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो विश्व की जो 5 उभरती जो अर्थव्यवस्था है, जो इसका एक्रोनियम है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन देशों के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, ब्रिक्स। हालांकि जो साउथ अफ्रीका है यह 2011 में शामिल हुआ था। ऑल दिस कंट्री आर आल्सो G20 मेंबर्स। ये जो 5 राष्ट्र है ये G20 के भी सदस्य देश है। इसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ ब्रिक्स कि ब्रिक्स के बनने के पीछे कौन कौन से ऐतिहासिक पहलुओं का योगदान रहा है, इसके ऊपर हम जानेंगे। द टर्म्स ब्रिक्स वॉज कॉइन इन 2001 बाय द चेयरमैन ऑफ गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट टीम ऑफ जिम ओ'नील। ये जो ब्रिक्स शब्द कॉइन किया था 2001 को गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, जिम ओ'नील ने दिया था। और उन्होंने इन हिज पब्लिकेशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ही प्रिस्क्रिप्टेड दैट द ग्रुप ऑफ द डेवलपिंग एंड न्यू डेवलपिंग इंडस्ट्री कंट्री कुड कम टू डोमिनेट टू वेस्टर्न इकोनॉमी। ये जो विकासशील देश है और ये जो नौ इंडस्ट्रियलाइज देश है, आने वाले समय में यह वेस्टर्न कंट्री के इकोनॉमिक को ये क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब कि उनके ऊपर हावी होगा। सिंस देन दोज कंट्री आर एक्सप्लोटेड इन ग्रोथ एंड चेंज द लैंडस्केप ऑफ वर्ल्ड। और ये क्या करेगा, ये जो वेस्टर्न कंट्री के उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है और दुनिया के जो परिदृश्य को, लैंडस्केप को ये क्या कर देगा, पूरी तरह से चेंज कर देगा। औपचारिक व्यापारिक समझौते की घोषणा नहीं की है। ये मैंने पहले बताया था, ये कोई ट्रीटी के द्वारा इसका स्थापना नहीं हुआ है, लेकिन नेता नियमित रूप से जो रेगुलरली एक दूसरे के जो समिट में भाग लेते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने हितों का संवर्धन करते थे। प्रारंभिक जो 4 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना के जो विदेश मंत्री वो पहली बार न्यूयॉर्क जो सिटी है अमेरिका में मिले थे। सितंबर 2006 में जो UNO की जो जनरल असेंबली के जो जनरल डिबेट में उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। 16 जून 2009 को रूस के यekaterinburg में इन्होंने पूर्ण पैमाने पर राजनीतिक बैठक का आयोजन किया था। फ्रॉम ब्रिक टू ब्रिक्स। The grouping was originally known as BRICS before the inclusion of South Africa in 2010. The
BRIC become a mechanism through which the countries can exchange opinions, seek convergence, identity area of cooperation, and influence the इंटरनेशनल एजेंडा के समूह को मूल रूप से 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले ब्रिक के रूप में जाना जाता था। ब्रिक ऐसा एक मैकेनिज्म बना जिसके माध्यम से जो संबंधित राष्ट्र अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते थे और साथ ही साथ जो सहयोग के जो क्षेत्र थे, एरिया थे, उसका रिकॉग्नाइज और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो बिग एजेंडे थे उसको ये इन्फ्लुएंस कर रहा था। और इन्हीं दौरान दक्षिण अफ्रीका ने इस प्लेटफॉर्म में शामिल होने का अपनी सहमति जाहिर की। आधिकारिक तौर पर इसे 24 सितंबर 2010 को ब्रिक राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया। अप्रैल 2010 में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसे ऑफिशियली शामिल करने के बाद जो ब्रिक का ऑफिशियल नाम है अब वो ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट, फ्यू फैक्ट्स अबाउट द ब्रिक्स। ब्रिक्स देश वैश्विक जो जीडीपी का 21% शेयर है। इन्होंने पिछले 15 वर्षों में वैश्विक जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ा दी है। ब्रिक्स दुनिया की जो 43% आबादी का यहाँ पर क्या करता है, वास करती है। ब्रिक्स देशों ने अनुमानित $0.4 ट्रिलियन के विदेशी भंडार का जो रिजर्व है उन्होंने उसको स्वीकृत किया है। साथ ही साथ इंट्रा ब्रिक्स व्यापार प्रभाव 2012 में $282 बिलियन तक पहुंच गया है। IMF ने 2012 में प्रति सदस्य जो जीडीपी का अनुमान लगाया है, चीन का जो $के अनुसार 8.25 ट्रिलियन, ब्राज़ील $2.53 ट्रिलियन, रशिया एंड इंडिया 1.95 ट्रिलियन, दक्षिण अफ्रीका 390.9 बिलियन। अगर हम 2012 के प्रति व्यक्ति जीडीपी का अनुमान लगाते तो चीन का जो प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो 6094, ब्राज़ील का 12,314 एंड रशिया का 13,765। भारत की बात करें तो 1592, दक्षिण अफ्रीका 7,636 है। ये है अनुमान 2012 के जो प्रति व्यक्ति जीडीपी का अनुमान लगाया गया था। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे। पहला है टू अचीव द रीजनल डेवलपमेंट। पहला जो इनका उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय विकास को हासिल करना। दूसरा है टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, आपसी व्यापार में आने वाली रुकावटों को समाप्त करना। थर्ड है आर्थिक विकास। ये संबंधित राष्ट्रों में अपनी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ रिसोर्सेज, संसाधनों का उचित प्रयोग करना, उसके बाद संबंध बनाना, अच्छे संबंध बनाना। और साथ ही साथ टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन स्ट्रेटजी, जो हमारी व्यावसायिक डेवलपमेंट है, साथ ही साथ विकास के साथ शिक्षा की जो रणनीतियों में सुधार करने की ये इनका मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ शांति और सुरक्षा का एक मंच बनाना, टेक्नोलॉजी में सुधार लाना आदि शामिल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रिक्स कंट्री के एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्राज़ील देश के बारे में। ब्राज़ील का जो फर्स्ट पॉइंट है, पिछले शताब्दियों में सबसे जो तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था आयात पर कम निर्भर होती जा रही है, जो एक प्लस पॉइंट है ब्राज़ील के लिए। कॉफ़ी, गन्ना, कच्चे तेल और लोहे आदि जैसे संसाधनों में भरपूरता प्राप्ति है। समान विकास पर ध्यान देने से गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। यह एक अचीवमेंट है ब्राज़ील देश का जो इंटरनल है। उसके बाद भविष्य के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो पहला चुनौती है अति नियोजित और अप्रभावी न्यायिक प्रणाली। यहाँ पर जो नए जो जुडिशरी सिस्टम है वही इफेक्टिव नहीं है, जो कि उस सुधारने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ दूसरा जो चैलेंज है, औद्योगिक उत्पादन कम है। यहाँ पर जो उद्योगों का जो भी एक प्रोडक्शन होना चाहिए वो एक
वीक है, जो इसके लिए चैलेंजेस है इन फ्यूचर पर्पज से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रशिया कंट्री के एडवांटेजेस के बारे में। रूस में दुनिया के तेल और गैस भंडार का 20% उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्षमता है। यहाँ मतलब कितने तेल का उत्पादन किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या में गिरावट है। स्टील और जो एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और जो भविष्य के लिए क्या क्या चैलेंजेस है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर श्रम की कमी और खराब विकसित बुनियादी ढांचा है, मतलब यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है। और सबसे बड़ा मुख्य जो चैलेंज है रशिया के लिए वो है भ्रष्टाचार है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत का जो मुख्य जो विशिष्ट स्थान रखता है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। और जो सबसे पहला है यहाँ पर, एक तो अब ये सबसे लार्जेस्ट सेकंड पॉपुलेशन है यहाँ पर, और सबसे बढ़ती अभी 5वीं अर्थव्यवस्था में पहला है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड लेवल पे वो 8वीं थी, अब 5वीं उस पर भारत ने अपना स्थान प्राप्त कराया है। और यहाँ पर वर्ल्ड का दूसरा सबसे लेबर फोर्स है और प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। और भविष्य में क्या क्या चुनौतियाँ हैं भारत के लिए, यहाँ पर जो बुनियादी जो शैक्षणिक उपलब्धियाँ सुधार करने और बुनियादी ढांचे क्षमता सुधार करने और प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी में विस्तार करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करेंगे चीन के बारे में। चीन में जो शैक्षणिक उपलब्धि का विस्तार हुआ है, वहाँ पर आज देख रहे हैं आज़ादी के बाद भी वहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है बहुत, जिसे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। भूमि के आकार में तीसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर नंबर 1 है। और अगर हम बात करें एरिया वाइज तो ये थर्ड नंबर है वर्ल्ड ऑर्डर पे। और सबसे बड़ा बात है कि जो जीडीपी रेट वर्ल्ड लेवल पे सेकंड नंबर है। यहाँ पर सबसे चिप लेबर फोर्स है यहाँ पर। और भविष्य के लिए क्या क्या यहाँ पर चुनौतियाँ हैं चाइना के परिप्रेक्ष्य में। ग्रामीण क्षेत्रों और कम विकसित क्षेत्रों के लिए जो समर्थन बैंक ऑफ चाइना है मुद्रास्फीति को एक बड़ा जोखिम के रूप में देखता है ग्लोबल ऑर्डर पे। यहाँ पर निवेश में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके बाद हम लास्ट करेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में, वहाँ के कौन कौन से प्लस पॉइंट और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। दक्षिण अफ्रीका अर्थव्यवस्था अब दुनिया में 23वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुद्रास्फीति अब वहाँ पर 5% से नीचे गिर रही है। दक्षिण अफ्रीका में उत्पादित माल का जो 25% निर्यात के लिए मतलब कि एक्सपोर्ट के लिए करता है। इसके अलावा खनिज भंडार के मामले में सबसे अमीर है। और इनके साथ साथ जो आगे की जो चुनौतियां कौन कौन से, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन पर्याप्त तेजी से नहीं हो पा रहा। कहने का मतलब वहाँ पर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से तेजी नहीं है जो होना चाहिए। जैसा लाख है, कोक है, कौशल विकास रूप से IT में। और साथ ही साथ 48% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो एक अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रिक्स देशों के जो सर्वोच्च नेताओं के बारे में हम विचार करेंगे, उनकी मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे और वो मीटिंग किस तरह आयोजित किए जाते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ब्रिक्स देशों के जो सर्वोच्च नेता तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। एक हेड ऑफ स्टेट के द्वारा किया जाता है और एक मंत्रियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। जैसा भारत से अगर मतलब कोई भी अपना रिप्रेजेंटेशन या कहने का तात्पर्य है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के जो प्रधानमंत्री है वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो रशिया के वहाँ के राष्ट्रपति भाग लेते हैं। और एक साथ ही साथ जो मंत्री स्तर में उस देश का जो विदेश मंत्री है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है प्रतिवर्ष क्रम अनुसार, जैसा कि BRICS ब्रिक्स पहला जो क्रम अनुसार होगा, पहला जो आयोजित करने वाला जो देश होगा वो ब्राज़ील है, फिर रशिया है, फिर इंडिया है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका है। फिर ये क्रम अनुसार ये क्रॉनिकल ऑर्डर से ये मीटिंगें आयोजित किए जाते हैं। और ध्यान दें जो देश आयोजन करता जो देश है वो उस सम्मेलन का वो अध्यक्ष होता है, वो चेयरपर्सन होता है। मैंने नीचे इंडेक्स में बताया है। इसमें फॉरेन मिनिस्टर कौन है और साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उसको मैंने नीचे दर्शाया है। आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि वर्तमान में कौन फॉरेन मिनिस्टर है इन 5 देशों के। और दूसरे लाइन में मैंने
लेफ्ट साइड में बता दिया है कि जो सेंट्रल बैंक के जो जैसा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरह सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे बैंकों का हेड होता है, उसके मैंने गवर्नर है उसको मैंने बताया है जो करंट में है। नेक्स्ट में इंडेक्स में मैंने बताया कि जो समिट के बारे में पूरा डिटेल से बताया है कि यह कौन सी ईयर में आयोजित किया गया, होस्टिंग कंट्री कौन था और होस्ट करने वाला जो लीडर का नाम मैंने बताया है, लोकेशन बताया है और नोट्स इसमें कौन कौन से जो मेन एजेंडाओं पे बात हुई है उसके बारे में मैंने बताया है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने डेट के बारे में बताया कि 16 जून 2009 को ये होस्टिंग जो कंट्री रशिया था और इसके जो लीडर थे वो द्विमित्र मेदवेदेव थे और ये येतनबर्ग रशिया में हुआ था। और जो लास्ट जो समिट है 13 और 14 नवंबर 2009 को ब्राज़ील में हुआ था और जो होस्ट कंट्री है वो ब्राज़ील था और इसके जो होस्ट लीडर था जेयर बोल्सोनारो था और ये ब्राज़ील में हुआ था। और इसमें मैंने ये भी बताया कि जो नेक्स्ट मैंने नोट में ये भी बताया कि कौन कौन से मेन इसमें इवेंट्स हुए थे, जो मुख्य बातें हुए थे, जैसा मैं इसमें मैंने बता दिया है प्रॉपर तरीके से, आप इसमें देख सकते हैं। और जो 2020 का जो मीटिंग है वो रशिया में होगा जिसका होस्ट होगा व्लादिमीर पुतिन, जो इसके चेयरमैन होंगे, जो कि ज्वाइंट समिट होगा SCO के साथ। और उसके अब हम बात करते हैं ब्रिक्स के समिट के बारे में, कौन कौन से समिट हुए और वो समिट 2009 से लेकर 2019 तक मैंने विशेष तौर पे इसको बताया है कि कौन कौन से समिट में कौन कौन से मुख्य मुद्दे पे बातचीत हुई। मैं सबसे पहले बात करूंगा येतनबर्ग समिट। इस मीटिंग में क्या हुआ कि वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार और वित्तीय संसाधनों में सुधार पर सहमति और ब्रिक्स राष्ट्रों ने एक नए वैश्विक आरक्षित मतलब कि एक रिजर्व मुद्रा की आवश्यकता की घोषणा की, जैसे विविध स्तर और अनुमानित होना चाहिए। दूसरा जो समिट है 15 अप्रैल 2010 को दक्षिण अफ्रीका को इसमें आधिकारिक तौर पे सदस्य राष्ट्र बन गया था। इस मीटिंग में ईरान और परमाणु हथियार विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में ब्रिक्स की जो रेलिवेंस है, सार्थकता है और वैश्विक अर्थशास्त्र और उस समय राष्ट्र निर्माण वित्तीय संस्थाओं में जो सुधार की बात की थी, जो UNO है उसमें सुधार की बात की थी, और साथ ही साथ वित्तीय जो G20 और सहयोग और वैश्विक शासन से संबंधित इसमें मुद्दे रखे गए थे। और जो थर्ड मीटिंग है सान्या शिखर सम्मेलन, ये 14 अप्रैल 2011 को हुआ था। इस मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र के तत्वान में आतंकवादी विरोधी कानून, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार की बात कही थी। साथ ही साथ US डॉलर में आपसी भुगतान, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो उसको भुगतान को रोकने के निर्णय, और इसलिए आगे एक दूसरे को राष्ट्रों में क्रेडिट देते हैं, इस बारे में ये बात डिस्कस हुआ था इस सान्या समिट में। चौथा जो मीटिंग है न्यू दिल्ली 29 मार्च 2012 को हुआ था। इस मीटिंग में जो मुख्य जो प्रस्ताव लाया गया था, विश्व बैंक का प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें विकासशील देशों में निवेश का मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव लाया गया था। और उसके जो नेक्स्ट मीटिंग 4 जिला शिखर सम्मेलन, जो 14 से 16 जुलाई 2000 को 2 वित्तीय संस्थानों का निर्माण, बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना और वित्त देने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत करने के लिए 500 बिलियन की पूंजी और 100 बिलियन आकस्मिक रिजर्व के साथ किया गया था। ये एक मीटिंग में बुला दिया, ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद उफा शिखर सम्मेलन, ये रशिया में हुआ था। ये शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जो आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था के गठन समझौते के प्रवेश के साथ नेशनल डेवलपमेंट बैंक के शिखर सम्मेलन के उद्घाटन बैठक के दौरान आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ इसमें ये निर्णय किया कि जो स्थानीय मुद्रा में आने वाले महीनों में ब्रिक्स की सदस्यता खोलेगा, मतलब कि औरों को भी इसमें सदस्यता दिए जाने पर विचार किया गया। गोवा शिखर सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर 2016 को ये गोवा में आयोजित किया गया, जिसमें 5 देशों ने बिम्स्टेक के साथ संयुक्त शिखर सम्मेलन करने पर सहमति जताई थी। उसके बाद जियामी शिखर सम्मेलन चीन
3 और 5 सितंबर 2017 को इस शिखर सम्मेलन का जो थीम था उज्ज्वल भविष्य के लिए मजबूत भागीदार था। ये देशों के बीच जो इसमें मुख्य जो प्रस्ताव था, यह देशों के बीच जो कस्टम जो एक्सचेंज है माल के संबंध में महत्वपूर्ण निर्यात के लिए कानूनी और विनियमों को किसी देश के बाहर को कम करने में मदद करेगा, ये प्रस्ताव लाया गया था। उसके जो पिछले हाल ही में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ब्राज़ील में, जिसमें मुख्य प्रस्ताव लाया गया जिसमें नई औद्योगिक क्रांति पर भागीदारी। ये ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच साझेदारी का एक प्रोग्राम है जो चौथी औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न अवसरों को अधिकतम करने में केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम शिखर जल मंत्रियों की बैठक करने का प्रस्ताव रखा और इस मीटिंग में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने अगले शिखर सम्मेलन तक ब्रिक्स देशों के बीच $500 अरब के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया था। ये प्रस्ताव लाया गया था पिछले बार 13 और 14 नवंबर 2019 को ब्राज़ील में। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है। यह एक मल्टी डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा ऋण, गारंटी, इक्विटी, भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्टों को समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया है। बैंक की स्थापना का जो विचार है भारत द्वारा 2012 में दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें प्रस्तावित किया गया था। 27 मार्च 2013 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स नेताओं ने 5वें ब्रिक्स एक विकास बैंक स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किए। 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील के फोर्टलेजा में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स राज्यों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक पर हस्ताक्षर किए। एक अलग समझौते में ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा 100 बिलियन का एक आरक्षित रिजर्व मुद्रा पूल स्थापित किया और न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास 50 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर की प्रारंभिक सब्सक्राइब पूंजी और 100 बिलियन अमेरिका डॉलर की शुरुआत अधिकृत पूंजी है। प्रारंभिक जो सब्सक्राइब पूंजी को जो संस्थापक देश के रूप में समान रूप से वितरित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य अपने 4 सदस्यों के सहमति के बिना अपनी पूंजी का हिस्सा नहीं बढ़ा सकता है। तो इसका जो स्थापना है एस्टेब्लिशमेंट 2015 को हुआ था और इसको वर्तमान में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 राष्ट्र है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर इसका वर्तमान में शंघाई चाइना में है और इसका जो स्टार्टिंग जो कैपिटल है 50 बिलियन US डॉलर और इसको 100 बिलियन इसका ओवर टाइम है। और इनिशियली इसमें जो संबंधित जितने 5 राष्ट्र है वो 10 बिलियन डॉलर इसमें जमा करेंगे जिसका पूरा लागत 50 बिलियन डॉलर है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो केवी कामत है जिन्होंने अपना जो कार्यभार 11 मई 2015 को संभाला था। फर्स्ट रीजनल जो ऑफिस है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके कौन कौन से उद्देश्य है? पहला है सदस्य देशों में महत्वपूर्ण विकास प्रभाव के साथ बुनियादी ढांचों और सतत विकास परियोजना को बढ़ावा देना। सेकंड, अन्य बहुपक्षीय विकास संस्थानों और राष्ट्रीय विकास बैंकों के साथ वैश्विक साझेदारी का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करना। थर्ड है अपने भौगोलिक स्थान, वित्त पोषण आवश्यकता और अन्य कारकों को उचित सम्मान देते हुए एक संतुलित परियोजना पोर्टफोलियो बनाना। और उसके बाद है भारत में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो एक्सेप्टेड जो प्रोजेक्ट्स है वो कौन कौन से है उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा। अप्रैल 2016 में भारत ब्रिक्स बैंक से ऋण प्राप्त करने वाला पहला देशों में से एक था जिसने एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए केनरा बैंक को 250 मिलियन अमेरिका डॉलर का फंड दिया। कुल परियोजना लागत 500 बिलियन अमेरिका डॉलर था। अगस्त 2017 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश की बहु ग्रामीण परियोजना पेयजल आपूर्ति योजना के लिए 470 अमेरिका डॉलर बिलियन ऋण स्वीकृत
किया। सितंबर 2018 में ब्रिक्स बैंक ने मध्य प्रदेश में इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 525 मिलियन अमेरिका डॉलर का ऋण स्वीकृत किया। उसके बाद 19 मार्च 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक जो मंडल ने चीन के पीपल रिपब्लिक को RMB 7 बिलियन आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण स्वीकृत किया। कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए चीनी सरकार को मदद करना था और ये प्रकोप स्वास्थ्य और आर्थिक परिणाम को संबोधित करने के लिए चीन के निरंतर प्रयास में योगदान देगा। कार्यक्रम अपने सदस्य देशों में फैलने के जवाब में नेशनल डेवलपमेंट ने यह पहला आपातकालीन सहायता कार्यक्रम है और यह नेशनल डेवलपमेंट बैंक का अब तक का सबसे बड़ा ऋण भी है। यह तत्काल और अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वित्त करेगा। ये जो कोरोना वायरस से रिलेटेड था और जो एक आज के समय में बहुत बड़ा विश्व का जो महामारी घोषित कर दिया गया है, इसके हेल्प के लिए जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने चीन को सहायता के रूप में RMB 7 बिलियन जो आपातकालीन सहायता ऋण दिया था। उसके बाद बात करते हैं कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ये क्या है? यह वैश्विक वित्तीय संकट की संभावना के मद्देनजर रखते हुए ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन फोर्ट लेजा साउथ अफ्रीका के दौरान ब्रिक्स आकस्मिक यानी CRA बनाने पर सहमति जताई। CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने, कहने का मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी जो क्राइसिस है उसे कम करने के लिए और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद करने के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्य को अल्पकालिक मतलब कि उनको शॉर्ट टाइम के लिए सहायता देगा। CRA की जो प्रारंभिक क्षमता है वो $100 बिलियन है। ये वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत और मौजूदा वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देगा। ये जो CRA है उसके बाद बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि ब्रिक्स को बनाने के बाद क्या इसके अचीवमेंट रहे, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। 2020 के बाद भारत और चीन तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, मतलब इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ब्रिक्स राष्ट्रों में बढ़ती हुई आय वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण एक ड्राइवर के रूप में एक रोड मैप के लिए योगदान देगा और एक नया मध्य उपभोक्ता वर्ग बनाएगा, मतलब कि जिसे हम मिडल कंज्यूमर जो सेक्शन है वो बनाएंगे। उनके उपभोक्ता बाजारों का विस्तार, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का इसमें उदय होगा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आप ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मल्टीपोलर व्यवस्था होगा जहां पर अमेरिका के जो अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकता है। इससे पूरे विश्व में एक आप ये कह सकते हैं कि यूनिपोलर के जगह मल्टीपोलर का उदय होगा और इससे पूरे विश्व में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो सारे बैलेंस ऑफ पावर होने से पूरे विश्व में एक आप ये कह सकते हैं कि एक तो पीसफुल कंडीशन होगा जहां पर अमेरिका की जो हेजमनी है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक में है चाहे IMF में है, और वर्ल्ड में एक पुलिसमैन की जो भूमिका अदा कर रहा है उस पर लगाम लगाया जा सकता है और वो एक आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल तरीके से अमेरिका को टक्कर दिया जा सकता है इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से। और साथ ही साथ ब्रिक्स ने बहुपक्षीय संसाधनों के सुधार के क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस और तेजी से उभरते बाजार की भूमिका को दर्शाया है। हाल ही में आपने देखा ब्रिक्स ने संस्थागत सुधारों पर जोर दिया है जिसके कारण 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कोटे में सुधार हुआ है। कहने का मतलब क्योंकि ब्रिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाना शुरू किया है जिसके कारणवश 2010 में उन्होंने IMF के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसमें सुधार किया जिसके बदौलत चीन और भारत की जो कोटा है उसमें चेंजेस करके जिसे 2016 में लागू किया गया है, जिसका लास्ट मीटिंग मार्च 2016 को हुआ था। ब्रिक्स ने वित्तीय संकटों में जो पश्चिमी जो वो डोमिनेंस था उसे कम कर दिया है और ब्रिक्स देशों की जो बहुपक्षीय संस्थानों में एजेंडा सेंटर बना दिया है। अब आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जो ब्रिक्स है वो अपना एक भूमिका अदा कर रहा है ग्लोबल ऑर्डर पे। आज ये सुरक्षा परिषद में चेंजेस की बात कर रहे हैं,
और खासकर IMF और आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का ही प्रभुत्व और जो पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है। आज ब्रिक्स अपने बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उसमें मौसम, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, आतंकवाद की बात हो या यूएनओ में सुधार की बात हो, उसको बहुत तरीके से, बखूबी तरीके से उस ऑर्डर को उठा रहे हैं। खासकर अमेरिका का जो यूनिपोलर सिस्टम है या अमेरिका की जो दादागिरी है उसे चुनौती देने में ये सक्षम हो रहे हैं। खासकर आप देख रहे हैं कि चाहे वो आज के समय में रशिया हो या चीन हो, आज इनडायरेक्टली आज अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। खासकर वो आपने देखा सीरिया वाला संकट में वहाँ पर रशिया ने चुनौती दिया, और खासकर साउथ चाइना सी की बात करें वहाँ पर चीन ने अमेरिका को रोका है। और ये सारे जो ब्रिक्स के कंट्री है आज अमेरिका की जो हेजमनी है उसे यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उसे उठा रहे हैं और उसको हाईलाइट करके पूरे विश्व को एक मंच में लाने की कोशिश कर रहे हैं ये हमारे ब्रिक्स के राष्ट्र। इसका हम बात करते हैं चैलेंजेस। अब इतने इसके असरदार आप ये कह सकते हैं कि एडवांटेजेस थे ब्रिक्स के, कुछ चैलेंज भी है उसे हमें देखना पड़ेगा। कौन कौन से चैलेंजेस है? 3 बड़े जो देश है जो मैं अभी मेंशन कर रहा था, रूस, चीन, भारत, जो अपने अपने हित ब्रिक्स के लिए चुनौती हो सकते हैं। दुनिया भर के जो बड़े उभरते बाजारों का प्रतिनिधित्व बनने के लिए ब्रिक्स को बहुमाध्यीय होने की आवश्यकता है। कहने का मतलब इसमें इस ब्रिक्स जो प्लेटफॉर्म है या आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें और भी राष्ट्रों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि इसका जो दायरा है या इसका जो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल है पूरे विश्व में हो। कहने का मतलब ये 2-3 आप ये कह सकते हैं कि महाद्वीप में ना होकर और भी देश को इसमें जोड़ना चाहिए, जिससे कि वो अपने हिसाब से अपने जो इकोनॉमिक है उसको बढ़ा सके। सेकंड, ब्रिक्स को वैश्विक रूप से प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए एजेंडे का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि आज इस कॉपरेशन के साथ साथ कुछ ऐसे एजेंडे को उठाना पड़ेगा जिससे कि वो अपने एजेंडे का विस्तार करने से इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ सकती है। अभी तक जलवायु परिवर्तन, विकास, आधारभूत संरचना के निर्माण को ही मुख्य एजेंडा मिली हुई है। आज आवश्यकता है कि इसमें आज चेंजेस करे, जो अपने एजेंडे है उसमें और भी चीज़ों को शामिल करे, जिससे कि इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन प्राप्त हो सकता है। थर्ड है, ब्रिक्स आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें वैश्विक शासन में जो संप्रभुता, समानता और बहुलवाद शामिल है। इनकी अपनी चुनौतियां हैं क्योंकि 5 देश अपने स्वयं एजेंडे के ऊपर हावी हो सकते हैं। कहने का मतलब वो सारे अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, बट वो अपने जो राष्ट्रीय प्रॉब्लमों को अगर इसमें उठा दे तो कहने का मतलब वो मुख्य जो मुद्दा है वो नहीं उठेगा, बल्कि वो अपने एजेंडे में ही हावी हो सकते हैं। और चौथा है, आपने हाल ही में देखा कि डोकलाम जो मामले में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध ने प्रभावी रूप से इस सामान्य धारणा को समाप्त कर दिया कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच में सहज राजनीतिक संबंध बने रह सकते हैं। कहने का मतलब भारत और चीन के बीच में जो कंट्राडिक्शन है सीमा विवाद को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स को एक चैलेंज दे सकता है। कहने का मतलब उनके रिश्तों को एक आप ये कह सकते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा संकट ला सकता है। लास्ट है चीन के सहयोगी राष्ट्र, जो कि उसके आप ये कहने का मतलब है कि हाल ही में जो चीन ने एक इनिशिएटिव लिया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ब्रिक्स सदस्य विशेषकर चीन और भारत के बीच संघर्ष भड़का सकते हैं। कहने का मतलब चीन ने एक इनिशिएटिव लिया, प्रोजेक्ट लिया है, जो कि पाकिस्तान होते हुए, ग्वादर पोर्ट से होते हुए यह सऊदी अरब तक पहुंचाने का जो 1 रोड 1 बेल्ट का जो कंसेप्ट है, जिसमें भारत के जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, भारत ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था। रोड 1 बेल्ट का जो मुद्दा है वो भारत के जो सामरिक दृष्टि से भी और सिक्योरिटी पर्पज से भी वो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है, तो भारत ने इसके लिए इसका भी विरोध किया था। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चैलेंजेस है, जो भविष्य में ये संबंधित जो राष्ट्र है वो आपस में इस मुद्दों को उठाकर जो मुख्य मुद्दा है वो मुख्य मुद्दे से भटक ना जाए। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि ब्रिक्स कंट्री के जो भी मेंबर्स कंट्री है उनके जो भी आपसी प्रॉब्लम्स है उसे
सॉर्ट आउट कर देनी चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिक्स का गठन किया गया है उसकी इम्पोर्टेंस और रेलिवेंस बनी रहे। दिस इज़ राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।